support progressive journalism, like, share, and subscribe to our YouTube channel. Don't forget to press the bell icon for latest updates. नाजरीन, डॉक्टर के रहमान ख़ान साहब के साथ उनकी किताब मेरी यादें के अंदर मौजूद बहुत सारे अवामिल, बहुत सारे असरार व रमूज़, बहुत सारे इश्कालात, बहुत सारे एतराज़ात, बहुत सारे सवालात के जवाबात के साथ हम एक बार फिर हाजिर हैं। कौमों की तरक्की और उसके उरूज ज़वाल में माश का बहुत बड़ा रोल होता है। मईशत कौमों की तरक्की में, उसके उरूज ज़वाल में बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती हैं, और जो कौम मईशत के एतबार से मज़बूत और मुस्तहकम होती है, दुनिया में उसी का डंका बजता है। लेकिन आज़ाद हिंदुस्तान की तारीख़ हो या आज़ादी से पहले हिंदुस्तान की तारीख़, मुसलमानों की मईशत कभी भी कौमी सतह पर बहुत अच्छी नहीं रही। सितम ज़रीफ़ी ये रही कि जब जब कौम के होनहारों और जयालों ने मुसलमानों को मईशत के एतबार से मजबूत करने की कोशिश की, तो तारीख़ बताती है कि मुसलमानों ने एक इज्तिमाई तौर पर उनका न साथ दे करके, बल्कि उनकी नीयत और उनके अमल पर अंगुलियां उठानी शुरू कर दी, जिसका नतीजा हुआ कि आज तक 72 साल गुजरने के बावजूद आज़ाद हिंदुस्तान में मुसलमानों की मईशत मजबूत नहीं हो सकी। उन्हीं कोशिश के अंजाम देने वालों में और मुसलमानों को मईशत की तरफ अहम रोल अदा करने वालों में डॉक्टर के रहमान ख़ान साहब सरफ़हरिस्त हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के अहम लम्हात को, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के कीमती लम्हात को कौम की तरक्की, कौम को मईशत के एतबार से कितनी मजबूत होनी चाहिए और कैसी होनी चाहिए, इस तरफ लाने की भरपूर कोशिश की। उसकी मिसाल अमानत बैंक है, जिसके आगे बढ़ाने में, जिसको तरक्की के मंजिल तक तय करवाने में डॉक्टर साहब का अहम रोल रहा है। क्योंकि डॉक्टर साहब ने मेरी यादें, जो अपनी किताब है, उन्होंने लिखा है इसमें कि मेरे जो ख्वाब की ताबीर है, मैं ढूंढने के लिए जब निकला तो मेरे दो इदारे थे, अल-अमीन तहरीक और अमानत बैंक। अल-अमीन तहरीक में शुरुआती दौर से जुड़े रहे। उन्होंने बहुत उसके सब्जेक्ट के लिहाज से, असबाक के लिहाज से बहुत आगे बढ़ाया, लेकिन कहीं न कहीं वो किसी अपनों के निशाने बन गए। जैसे कि उन्होंने लिखा है अपनी किताब में कि दो अहम इदारों की तामीर में दोस्तों के फ़रेब ने दुश्मनी की कमी पूरी कर दी। यकीनन ये इस वजह से आज महसूस हो रहा है कि अमानत बैंक, जो मुसलमानों के नौजवानों को रोज़गार के मौक़े पैदा करने के लिए कायम हुए थे, अमानत बैंक जो मुसलमानों की मईशत की दुरुस्तगी और बेहतरी के लिए लाया गया था, आज वो अमानत बैंक कहीं न कहीं मुसलमानों के उस ख्वाब को पूरा नहीं कर पा रहा है, जिस ख्वाब को पूरा करने के लिए डॉक्टर के रहमान ख़ान साहब ने अपनी ज़िंदगी के कीमती लम्हात को सर्फ कर दिया था। अपनी कौम के बच्चों के लिए, उनकी सलाहियतों को उभारने के लिए, उनकी मईशत को बेहतर से बेहतर करने के लिए अपनी ज़िंदगी लगा दी थी। आज वो अमानत बैंक यकीनी तौर पर मौजूद तो है, लेकिन आखिर क्या वो अनासिर थे, क्या वो चीज़ें थीं जो डॉक्टर के रहमान ख़ान साहब के ख्वाबों की ताबीर ढूंढने में रुकावट बन गई। डॉक्टर साहब, मैं एक बार फिर आपका इस्तकबाल करता हूँ, और नाज़रीन के सवालात के साथ एक बार फिर मैं आपके सामने हाज़िर हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि यकीनन जिस तरीक़े से हम लोगों ने समझने की कोशिश की है, नाज़रीन को बताने की कोशिश की है कि अल-अमीन तहरीक और उससे पहले की ज़िंदगी और आपकी वो तमाम ज़िंदगियाँ जो आपने अपनी किताब में लिखा है लोगों के लिए, आने वाली नस्लों के लिए, ताकि वो अगर चाहें अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए, तो वो इस कदम पर चल कर आगे बढ़ा सकते हैं। तो अल-अमीन तहरीक की बात ख़त्म हुई थी। अब हम आपकी ज़िंदगी का अहम मोड़, जिसे आपने अमानत बैंक की तहरीक की दास्तान किस ताबीर किया है, कि यकीनन एक दास्तान है जो आपकी लिखी हुई है दास्तान,
लेकिन कहीं न कहीं बहरहाल आपकी जो आपका कायम करदा इदारा है, वो कहीं न कहीं आज उस पड़ाव पे आ गया है, जहाँ से एक बार फिर मुनज़्ज़म जद्दोजहद तो शायद मुमकिन है, लेकिन शायद वो ख्वाबों की तामीर मिले न मिले, इसके लिए ज़रा वक़्त लगेगा। लेकिन हम जानने की कोशिश करेंगे कि अमानत बैंक आखिर ये कैसे आपके ज़हन में आया? क्योंकि मुसलमान तो मईशत के एतबार से कमज़ोर थे ही, आखिर ये बैंकिंग सिस्टम कैसे आया जब मुसलमान इस बारे में सोच नहीं सकते थे? और आपके दिल में ये ख़्याल कैसे पैदा हुआ कि मुसलमानों का एक बैंक हो, जिसके ज़रिए से उसकी मईशत ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तहकम हो? शुक्रिया असजद साहब। आज एक अहम मौजू पर हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं। जैसा कि आपने अपने अल्फाज में कहा है कि एक मेरी ज़िंदगी का एक अहम ख्वाब था। मैं यहाँ आपको ये कहना चाहूँगा कि जैसा कि लोग जानते हैं, मैं पेशे से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। चार्टर्ड अकाउंट होने के का एक मुझे ऐसा मौका मिला कि बैंकिंग इंडस्ट्री को अच्छी तरह से जान सकूं। मैंने उस वक्त तक बहुत से बैंक्स की ऑडिट की थी और बैंकिंग की नर्व से मैं पूरी तरह से वाकिफ था कि बैंक कैसा चलते हैं, क्या चलते हैं, इस तरह से वाकिफ में थी मुझे। हर चार्टर्ड अकाउंटेंट जो भी है उसको ये वाकिफियत होना ज़रूरी है पेशे के लिहाज से, तो मुझे भी थी। सन 74 की बात है। मैं और मेरे दोस्त अब्दुल समद साहब, मैं उनके खराज अक़ीदत पहुँचता हूँ। कल ही उनका विसाल हुआ है, इंतकाल हुआ है। बहुत अच्छे शख्स थे, मेरे बहुत अजीज़ दोस्त थे। आपने बार-बार उनका तज़किरा भी कहा है मैं उसका। वो और मैं, वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के सदर थे, मैं उस सोसाइटी का ऑडिटर था। हम दोनों जॉइंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी, वो सोसाइटी के काम से हम मिलने गए थे। तो हम इंतज़ार कर रहे थे मीटिंग मिलने के लिए। तो वहाँ हम नोटिस बोर्ड पर एक नज़र डाला। ये जो मुसलमान मारवाड़ियों से कर्ज लेते हैं, अपने ज़ेवरात रहन रख के, उनकी जो मारवाड़ी उसको अगर सेल करना चाहते हैं कर्ज नहीं देने पर, वापस नहीं करने पर, तो रजिस्ट्रार की नोटिस बोर्ड में उनके नाम डालना है। तो हम दिलचस्पी से वो नोटिस को हम उठा के देखे। लगभग 400-450 नाम थे उसमें 90% मुसलमानों के थे। तो हम बैठे बैठे ये बोले, क्या हमारे कौम की बदकिस्मती है। 90% 400 आदमी के भी एक 10-10 ग्राम का भी सोना रहन रखेंगे तो कम से कम 5-10 किलो सोना ये मारवाड़ी हासिल कर लेने, एक छोटा एक है। तो मुसलमान क्या करेगा गरीब, उसे कौन से जराए हैं, बैंक को जा नहीं सकता, और कोई इदारे ऐसे नहीं हैं जहाँ के उसके ज़रूरत के पर शादी ब्याह और कुछ भी हो कोई मदद कर सके। तो मजबूरन तो देखा गया है कि अगर सर्वे उस वक्त भी हम मालूम किए तो 90% ये मारवाड़ियों के जो मारवाड़ी के पास जाते हैं, छोटे छोटे मारवाड़ियों के पास कर्जे, तो मुसलमान हैं। तो उस पर हमने गौर किया कि क्यों नहीं एक बैंक हमारे होना नहीं चाहिए। एक तरफ एक जैसा कि आपने कहा माशी इदारा ज़रूर होता है कौम के लिए, माशी इदारे कि कोई कौम आगे बढ़ नहीं सकती। तो हमने ये सोच हमारे दिल में आई, तो हम उसको आगे बढ़ाएं। तो हम कुछ लोग जमे, कोशिश किए कि हम एक कोऑपरेटिव बैंक शुरू करेंगे। खैर बड़ी बैंक तो शुरू नहीं कर सकते क्योंकि उसकी इजाज़त नहीं मिलती थी पहले।
शेड्यूल्ड बैंक या जॉइंट स्टॉक बैंक शुरू करने का की इजाज़त नहीं मिलती थी हुकूमत से। अब एक ही रास्ता था कि कोऑपरेटिव बैंक हम शुरू करें। तो आइडिया वहाँ से आया, उसको हम, जैसा कि हम करते आए हैं, कोई एक आइडिया पैदा होता है तो उसको मिलते हैं, सोचते हैं, डिस्कस करते हैं, उसके बाद उसको अमल में लाने की कोशिश करते हैं। इसी तरह से अमानत बैंक का भी हुआ। 1975 में हमने एक सोसाइटी तरतीब दी, अमानत कोऑपरेटिव बैंक। हमने पहले अप्लाई किया तो रिजेक्ट हो गया, क्योंकि रिजर्व बैंक के गाइडलाइंस हैं कि अब कोई न्यू कोऑपरेटिव बैंक को भी लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। इत्तेफाक से एक मैं किताब में भी उसका दर्ज किया हूँ, जो रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज थे उस वक्त पर, मिस्टर आनगोल करके एक सीनियर IAS ऑफिसर, उन्होंने सोसाइटी को इंस्पेक्शन को आया था, समझ साहब की दोषे से। वो इंस्पेक्शन बातचीत के बाद हमने ये मसला उसके सामने रखा कि हमने कोऑपरेटिव बैंक के लिए एप्लीकेशन दी थी, आपने रिजेक्ट कर दिया है, ऐसा हमारे कम्युनिटी में। हम उसको पूरा वाक़या सुना है तो वो इम्प्रेस हुआ। उसने कहा कि देखो, मैं मॉरली आपको रिजेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मैं भी एक माइनॉरिटी हूँ, मैं भी एक जैन कम्युनिटी से हूँ, मैं भी मेरे कौम के लिए एक बैंक दिया हूँ, और मुझे नहीं लगता कि मैं आपको इनकार करके मुझे कॉन्शियंस ऑफ लगेगा। आप ऐसा क्या, कुछ कंडीशन डाल के मैं आपको परमिशन देता हूँ। खैर वो कंडीशन कुछ ऐसे नहीं थे, 2,500 लोग होना चाहिए था शेयर होल्डर, तो 3,000 किए, 2.5 लाख रुपये कलेक्ट करना था, 2 लाख रुपये कलेक्ट करना था, 3 लाख किए, और कुछ ऐसे ही करके तुम पूरे स्टेट को पूछे हैं, पूरे स्टेट को नहीं देंगे हम, एक एरिया को देंगे। कि पुराने मैसूर के जो स्टेट थे, डिस्ट्रिक्ट से 9 डिस्ट्रिक्ट को उन्होंने अग्री किया कि मैं दूंगा आपको, रजिस्टर करूंगा, लाइसेंस नहीं, लाइसेंस देना उनके हाथ में नहीं था, तो रजिस्टर करूंगा मैं सोसाइटी। खैर उनके बात के मुताबिक वो सोसाइटी रजिस्टर हो गई। तो इसके बाद 75 में हुई है, 74 में हमारा ये हुआ, 75 में सोसाइटी हमने। उसके बाद हम लगातार कोशिश करते गए और एप्लीकेशन डाला रिजर्व बैंक को। लगातार रिजर्व बैंक से परमिशन हमको मिल नहीं रहा था, लाइसेंस नहीं मिल रहा था। 2 साल जद्दोजहद की, तो हमको लाइसेंस मिला जनवरी 77 में। 13 जनवरी 1977 को हमने सिल्वर जुबली पार्क रोड में एक छोटा सा कमरा, इतना ही था, छोटा सा कमरा, 3-4 लोग बैठ सकते थे। हमने अल्लाह के नाम लेकर, हालांकि बड़ा फंक्शन किया हमने टाउन हॉल में। उस वक्त के चीफ मिनिस्टर देवराज साहब आए थे, अजीज सेठ साहब थे, हम तमाम ने मिलकर एक वो इनॉग्रेट किए, वो 13 जनवरी 1977। तो उसके देवराजर्स भी मेंबर बने, अजीज सेठ साहब भी मेंबर बने। इस तरह से वो एक बैंक शुरू हो गई। 3 लाख रुपये, 2,000 मेंबर्स से बैंक शुरू हुई। अब उस वक्त पर यह था कि मुसलमान बैंक चला सकते हैं क्या। एक नेगेटिविज्म इतनी थी मुसलमानों में कि बैंक चला सकते हैं क्या मुसलमान, सब मजाक और ये फेल हो जाएंगे कितने के, सब इस तरह के वो कौम में एक मिजाज बन गया है कि वो जैसे खरियों में कहते हैं कि वो घर के बाहर एक चबूतर रहता है, उसमें बैठ के गाँव के लोग जब जाना, सब कितने घर रहते हैं उनके बारे में बात करना और जाना, उस तरह के माहौल होम में भी, इज्तिमाइयत में भी आ गया है कि वो कहाँ वो ऐसा। तो ये बैंक चलाना अल्लाह का करम है कि जो डेडिकेशन, एक मुझे एक चैलेंज था। ये हमारी टीम में कोई बैंकिंग जानता नहीं था,
एक भी बैंकिंग से या बैंक का तजुर्बा किसी, बैंक बड़े बड़े लोग थे मगर तजुर्बा किसी भी नहीं था। तो पूरा बर्डन मेरे ऊपर पड़ा, बैंक को चलाने में, उसके मुकम्मल करने में, स्टाफ लेने में, उसको सही आगे ले जाने में, राइट पीपल लेने में, रिजर्व बैंक से डिस्कस करने में, सब पूरी बरत है। तो मुझे बहुत खुशी भी हुई कि लाइसेंस मिला। स्लोली लोगों में एतमाद बढ़ा। हम छोटे छोटे कर्जे देना शुरू करें, 2-2 हज़ार का कर्जा। तो अल्हम्दुलिल्लाह बैंक 1 साल हुई तो एक हमें यकीन आएगा कि इंशाल्लाह अब काम मुझे यकीन आया। हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थोड़ा शक था, मुझे यकीन आया। तो हमने मैं समझा कि इस बिल्डिंग, ये जगह हमको काफ़ी नहीं है। मस्जिद मिलिया में एक उनकी बिल्डिंग तामीर होती थी, एक बहुत बड़ी जगह, इसके 20 उतनी बड़ी जगह उनकी थी फर्स्ट फ्लोर में। उन्होंने ऑफर किया। मेरी क्या बोले, पॉजिटिवनेस बोलिए, ये भी बोलिए, मैं आगे देखता हूँ, मैं पॉजिटिव रहता हूँ। कामयाबी देना नहीं देना अल्लाह का, तो मैं सोचता हूँ कि मैं वो हम पूरी बिल्डिंग, वो पूरा हॉल ले लेंगे। तो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कहा कि क्या दीवान हो गए कि आप इतना बड़ा हम संभाल सकते हैं, ले सकते हैं, इतनी बिल्डिंग हम ले सकते हैं, एक छोटे और ज़रा बड़ा। तो मैंने वो मिलिया वाले भी स्टार्ट किया कि आप पूरे ले लो, तो हम ले लिए। हालांकि हमारे बोर्ड खुश नहीं थी, इतनी बड़ा हम जगह ले लिए हैं, फिर भी मैंने उनसे इस्रार किया तो खामोश हो गए, हम ले लिए। तो आने वाले 1 साल में लोगों में अल्हम्दुलिल्लाह इतना एतमाद हो गया कि बैंक 77 अल्हम्दुलिल्लाह भाई 80 तक हमारे डिपॉजिट 1 करोड़ से तजाविज़ कर गए। तो एक हिम्मत आई, लोग सपोर्ट करने। रिजर्व बैंक भी खुश हुई कि 3 साल के अंदर बैंक इसकी तरक्की। बताता हूँ, मुझे मेरे पूरा वक्त बैंक को देता था, ना मैं एम्प्लॉय था ना कुछ था, एक दीवानगी थी कि इसको कामयाब बनाना चाहिए। तो इसमें मैंने लोगों को बताया कि इससे फायदे कितने हैं। फायदे हुए, एक मुसलमानों में एक माहौल बन गया। ये 3 साल के अंदर हमारी भी बैंक है। जब कहाँ से सोच कहाँ बदली, क्या मुसलमान बैंक चला सकते हैं? 3 साल के अंदर ये हो गया कि हमारा बैंक है, ये हमारा भी एक बैंक है। एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ। हमारे मरहूम फरीद साहब करके थे, वो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन भी थे, अच्छे ताजिर थे। उन्होंने शांतिनगर में कैनरा बैंक है, लगभग उन्हें 25-30 साल से वहाँ उनके कस्टमर हैं वो बैंक के। उनको 4 लाख रुपए की ज़रूरत थी और वो अच्छे कस्टमर, अच्छे बिजनेस वाले। तो वो 1 साल से कोशिश कर रहे हैं बैंक में, वो बैंक वाला नहीं दे रहा है लोन कि। तो मेरे पास आए, अच्छे दोस्त भी थे। खान साहब देखो, ऐसा कैनरा बैंक वाला मुझे लोन नहीं दे रहा है, ऐसा है। मैं उनको एक बोला, तो मैं मैनेजर के पास जाऊँ, उसे कहो मैं अकाउंट क्लोज कर रहा हूँ, मैं हमारी बैंक है अमानत बैंक में वहाँ जाता हूँ। वो मुझे कर्जा दे दिए, मैं एक लेटर इशू कर दिया उनको, कर्जा ना हम दिए, एक लेटर दे दिया हम कि वो अमानत बैंक मुझे 4 लाख रुपए कर्ज दे दिए, 3 दिन में हमने दे दिए हैं। देखो तुम 1 साल से मैं लाखों का करोड़ों का बिजनेस किया हूँ आप देने के लिए। वो उनको सीधा अरे आप मत जाइए। दूसरे दिन उसको 4 लाख रुपए उन लोन दे दिया। इसका क्या अजर हुआ कि वहाँ पर हम पूरों के मुतालिबात को पूरा नहीं कर पा रहे थे, मगर वो एरिया में बैंकों में उस वक्त 80 के बाद
एक ये हुआ कि मुसलमान बैंक आ गई, हम मुसलमानों के कस्टमर के साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए, इनको कर्जे देना चाहिए, नहीं तो बैंक हमारे कस्टमर चले जाएंगे, ये माहौल पैदा हो गया। तो इसके बाद एक सक्सेस स्टोरी थी, और हम नौजवानों को, हम ये चाहते थे कि बाहर से भी हम ला सकते थे, बैंक के भी एम्प्लॉयज होते हैं। मैंने एक सोचा कि हमारे नौजवानों को बैंकिंग सिखवाना है, तो मैंने कभी ये बोर्ड में बोला कि हम बाहर से किसी को नहीं लेंगे, हमारे बच्चों को सेलेक्ट करेंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे बैंकिंग में और उनको एम्प्लॉयमेंट देंगे। तो हम ट्रेनिंग के लिए कुछ एक्सपर्ट्स को ट्रेनिंग के लिए बाहर से, उनको ट्रेनिंग भी देते, जॉब भी दी। तो इस तरह से हम बैंक को स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता, जैसा जैसा बैंकिंग इंडस्ट्री में डेवलप होती हम करते गए। तो एक ज़माना ऐसा आया, उसी वक्त पे ब्राह्मण्स की एक बैंक है, नेशनल कोऑपरेटिव बैंक करके शुरू, मोर और लेस वही वक्त में, वो केशवमूर्ति करके, उसका भी ऐसा ही माना था। अब जाहिर है ब्राह्मणों की बैंक है, इंटेलेक्चुअल्स की बैंक है, उनके पास सब कुछ है, सपोर्ट करने वाले भी हैं। तो मगर हमारी बैंक उनसे ऊपर जा रही है, रोज जा रही है। उसने यहाँ तक कर दिया कि मैं दाढ़ी छोड़ना शुरू कर दिया उसने, कि मैं इस दाढ़ी को उस वक्त तक नहीं मुंडाऊंगा, मैं अमानत बैंक से भी आगे हो जाऊंगा। एक कंस्ट्रक्टिव कंपटीशन जो कहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से मरहले आए, बहुत से मुश्किल आता है, सब आए, करके के बाद पहली ब्रांच, एक ब्रांच को हमको ये कामयाब हुई, शिवाजी नगर में हम पहली ब्रांच शुरू करें। इस तरह से एक डेवलपमेंट ऐसा होता गया, कंप्यूटराइजेशन का एरा आया, तो हमने नेशनलाइज बैंक कंप्यूटराइजेशन करने के पहले हमने कंप्यूटराइज किया। तो हर चीज मॉडर्निटी, हम ये नहीं दिखाना चाहते थे कि हम मुसलमान काम नहीं कर सकते, अच्छे इदारे नहीं चला सकते। तो हमारे बैंक में जो कोऑपरेटिव बैंक हो तो अच्छे बड़ी शेड्यूल बैंक का माहौल हमने क्रिएट किया। तो इसमें नॉन मुस्लिम कस्टमर्स भी बनाया, कर्जा भी लेते थे, सब कुछ ठीक चल रहा था। और उसके बाद हमारा ख्वाब हुआ कि इसे शेड्यूल बैंक बनाना। 10-12 साल, 15 साल के बाद हुकूमत ने कहा कि चंद कोऑपरेटिव बैंक्स को हम उनकी कारकर्दगी पर शेड्यूल बैंक बनाने। शेड्यूल बैंक का मतलब यह है कि रिजर्व बैंक के एक्ट में हमारा नाम आ जाता है और वो शेड्यूल हो जाते हैं। वो हर बड़ी बैंक का इक्वल, कोई भी बैंक हो, चाहे नेशनलाइज बैंक, सब एक शेड्यूल बैंक है, कोई रिजर्व बैंक के शेड्यूल में नाम आता है, बहुत बड़ा ये जाल है। तो हमने उसकी तरफ नहीं, ये हम हासिल करना चाहिए। उसको कुछ शरायत थे उनके कि डिपॉजिट 200 करोड़ रुपये होना चाहिए और कारोबार ये वो सब, और हमने हर चीज, एटीएम हमने खोला, बैंकिंग में कोई चीज बाकी नहीं रही, इस तरह से बैंक हुआ। अब ये सब करना है तो एक विजन होना चाहिए। मैं बड़े अदब के साथ, किसी को नुक्ताचीनी करे से बात, हमारा बोर्ड से मुझे मदद मिलती, मगर कोई मुझे टेक्निकल मदद देने वाला बोर्ड में नहीं था। तो ये सब, और बोर्ड जहां तक सपोर्ट की मुझे नहीं, मैं ये नहीं कहता, बहुत सपोर्ट करती जो भी। तो हम यहां तक पहुंचे कि स्टेट के 100 साल पुराने कोऑपरेटिव बैंक से भी हम आगे हो गए। अब मैं यहाँ ठहर के एक बात करना चाहता हूँ कि क्या ये अजूबा हो जाता है? क्या किसी की मेहनत इसमें नहीं है? क्या एक बेईमान शख्स यहां तक ले जा सकता है? मेहनत कितनी लगती है, एक बार अजय साहब मैं बताऊंगा। इस बैंक के आने से बेंगलुरु
का मुसलमानों की माशियत इतनी अच्छी हो गई, अगर कोई उस वक्त पर सर्वे करते तो मालूम, मामूली व्यापारी करोड़पति हो गया आज। क्यों? कैसा हुआ? कोई प्रॉपर्टी लेना है, वो मारवाड़ी के पास जाता, नहीं जा ले देता, नहीं हासिल कर सकता। हमने कर्जा इतना आसान कर दिया था कि लोग प्रॉपर्टी के ऊपर प्रॉपर्टी बनाए, वो आज करोड़ों रुपए है वो प्रॉपर्टी, करोड़ों रुपए। तो अल्हम्दुलिल्लाह बैंक की तरक्की बढ़ती रही, एक ब्रांच से जाके 13 ब्रांचेस। रिजर्व बैंक ने हमारे काम को देख के बेंगलुरु, पूरा हमारा जुरिडिक्शन बेंगलुरु में ही था, बेंगलुरु से बढ़ा के और रिजर्व बैंक ने कहा बेलगाम में एक मुस्लिम बैंक बहुत पहले शुरू हुई थी, वो बोले कि वो डूब जा रही है, आप ले लें। उन्होंने रिजर्व बैंक ने ऑफर किया, हमने उसे लेके रिव्यू करी, क्योंकि उसने पहले इजाजत नहीं दी कि आप शहर से बाहर जाएंगे। नहीं, अब वो खुद बुला के हमको बेलगाम में ये कामयाबी की बहुत बड़ी मिसाल है। तो हमारे, तो इसमें किताब में डिटेल से मन हमने क्या किया था, कंप्यूटराइजेशन हुआ और एक मरहला ऐसा आया कि हम शेड्यूल बैंक होने की जो भी शरायत है पूरे की, वो शरायत पूरे करने के बाद हमको शेड्यूल बैंक मिल गई। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। एक तफसील जरा बताते चले हमारे नाज़रीन को कि ये कोऑपरेटिव बैंक और शेड्यूल बैंक में क्या फ़र्क होता है? नहीं, बैंक कोऑपरेटिव, जॉइंट स्टॉक बैंक और नेशनलाइज्ड बैंक 3 हैं। ये सब एक तो कंपनीज एक्ट के अंदर जो जनरल बैंक है, वो कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर होते हैं। कोऑपरेटिव बैंक कोऑपरेटिव एक्ट में रजिस्टर होते हैं। कोऑपरेटिव बैंक, कोऑपरेटिव नाम ही ऐसा है कि वो छोटे लोगों को उसके वो के लिए होता है, जो एक हल्के के लिए हल्के करते हैं, ये करते हैं। शेड्यूल बैंक एक ये है, अब शेड्यूल बैंक का कोई लाइसेंस नहीं दे रहे थे, तो पूरे उस जो शेड्यूल बैंक भी है वो नेशनलाइज भी हो गए। तो शेड्यूल बैंक भी जो शेड्यूल बैंक, नेशनलाइज बैंक, दूसरे शेड्यूल बैंक और कोऑपरेटिव शेड्यूल बैंक में कोई डिफरेंस नहीं है फंक्शनिंग में। ये रेगुलेटिंग अथॉरिटी जो है, ये एक स्टेट के रजिस्टर में होती है, एक सेंटर कंपनीज एक्ट के होते हैं, या और उसे मल्टी, अगर स्टेट के बाहर आप कोऑपरेटिव होते हैं मल्टी, टेक्निकल ये है बस, इसमें कोई कारकर्दगी में कोई ये नहीं है। आपके बेहतर परफॉर्मेंस की वजह से इसको कोऑपरेटिव से शेड्यूल बैंक में ही शेड्यूल बैंक, कोऑपरेटिव रहे मगर शेड्यूल बैंक, ये सबसे बड़ा मरहला हुआ और बैंक बढ़ती गई। इस दौरान में 94 में मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, देखिए ये सब मैं सदर बना आखिरी में, मैं बगैर सदर के कोई ओहदे के, जैसा मैं अलीमिन में कह चुका हूँ, मैं ओहदे का मैं होना तो मैं सदर भी बन सकता था, कर सकता था, मैं कुछ नहीं बना। आखिरी में मजबूरी से मैं शेड्यूल होना था, कोई नहीं कर सकते थे, इसलिए मुझे काम करने, एक दीवानगी थी बैंक को लाना, तो लोग भी मुझे साथ दिया, मैं इसमें बहुत साथ दिया। कॉमन मैन, ये जो हासियत है उनको तो छोड़िए, बहुत से इसके स्टोरीज हैं। ऑटो रिक्शा लोन नहीं दे रहे थे, बैंक स्टॉप कर दिए थे लोनों को, तो रामकृष्ण हेगड़े चीफ मिनिस्टर थे, पूरे ऑटो वाले जाके हम बैंक कर्ज नहीं दे रहे हैं कहता, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, खान साहब ज़रा इनको कर्ज दीजिए, बैंक वाले ये करें। 15 दिन में 100 ऑटो चीफ मिनिस्टर ने डिस्ट्रीब्यूट किया, और वो ऑटो के पीछे अमानत बैंक की अमानत है, शहर में हर जगह ऑटो फिरना शुरू कर दिया लोगों में के तमाम। तो ये सिलसिला चलता रहा, बहुत डिटेल से मैं किताब में लिखा हूं, यहां तक कि स्टेट गवर्नमेंट ने अच्छे
परफॉर्मेंस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए पहला अवार्ड रखा, जैसा कि हर एक देते कोऑपरेटिव सहकार रत्ना अवार्ड, और उन्होंने ये अवार्ड मुझे दिया। पहला अवार्ड शुरू किए और पहला अवार्ड मुझे दिए। क्या? अमन बंद कारकर्दगी। तो सब अच्छा चल रहा था, अमला बढ़ गया। 2 आदमी से 400 से 500 लोग हो गए, और जाहिर है कि इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी में एक फ़र्क ये है कि यहाँ पर डायरेक्टर्स होते हैं, उनको डे टू डे वो बैंक में काम नहीं कर सकते, वो सिर्फ सुपरवाइज करते हैं। कानून के हिसाब से जनरल मैनेजर जो होता है वो पूरा करता धरता होता है। हमने हम हमारे स्टाफ को प्रमोशन कर ले के आके उनमें से एक जनरल मैनेजर बनाया, जो हम ट्रेनिंग दे के। हमारा जो पहला एम्प्लॉय था हमारे बैंक में 1977 में, वही आते आते जनरल मैनेजर बना। जाहिर है कि शायद ऐसा भी होता है कि किसी को, अब वो जनरल मैनेजर के का उसमें वो काबिलियत थी या नहीं थी, हम काबिलियत तो दिखती थी मुझे, क्योंकि काम करते हैं, दूसरे भी हम सपोर्ट करते थे। तो आते आते बैंक का 25 साल हुआ, सिल्वर जुबली हुई, बड़े ज़ोर से सिल्वर जुबली। 13 जनवरी 2002 को उसकी सिल्वर जुबली भी हुई। बहुत बिल्डिंग भी हो गई हमारी, ख़ास आलीशान बिल्डिंग बनाया शिवाजी नगर। पहले शुरू किया। हाँ, नहीं, पहले मिलिया बिल्डिंग में। तो मिलिया बिल्डिंग में भी पूरी जितनी भी जगह हुई वो काफ़ी नहीं हो रही, जो मुझे वो लेने से एतराज़ करते थे वो काफ़ी नहीं हो रही थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसकी तरक्की के लोग जानते हैं, इसमें मैं ज़्यादा जानने की कोशिश नहीं। आज लोग क्या जानना चाहते हैं? कोई अमानत बैंक या रहमान खां उस वक्त सवाल नहीं उठाया। ये मालूम हो जाता ना, इतना बड़ा इदारा चलते कुछ ना कुछ ये आते हैं। और मेरी हर वक्त ये जस्तजू ये है कि मैं कुछ ना कुछ करना चाहता हूँ। गरीबों को लोन दिए, फुटपाथ वालों को लोन दिए, उनको लोन पैसे बचाने का है। अब आते आते हमारे जनरल मैनेजर जो था, मेरा तो जो मैं दिल्ली आना जाना ज़्यादा हो गया, तो कभी हफ्ते में 1 बार, हफ्ते में 2 बार आता था। तो इस तरह से कहता है ये सिलसिला। बाद में हमारी चंद गलतियां हैं हमारे, कि हम स्टाफ को एतमाद किए। अब हर एक के ऊपर सस्पेक्ट करके ही हम चल नहीं सकते ना। हमारा एतमाद को कहीं ना कहीं धक्का पड़ा, खासकर मेरे एतमाद। जनरल मैनेजर को हम इतना वो बताने के बावजूद भी ही बिकेम बहुत पावरफुल हो गया। ब्रांचेस बढ़ गए, देखभाल बढ़ गई, सब बन गई। तो उसकी कंपनी, मुझे लगता है पहले मुझे शक भी हुआ बिगिनिंग में, हम जो फौरन स्टेप्स लेना था वो हम नहीं ले सके, शायद लगता है आज इन ट्रांसफर। तो इसने ये प्रॉपर्टी का जब ज़्यादा शुरू हुआ बेंगलुरु में, प्रॉपर्टी चंद लोग आके, अब जनरल मैनेजर है, आके खर्चा लेते हैं, बोलते हैं, उसे कुछ बोलते हैं, साहब यहाँ ऐसी बिल्डिंग है, ऐसी बिल्डिंग है। ज़रा इसका दिमाग भी ज़रा ये हुआ, तो इसने मैं नहीं क्यों सब बिल्डिंग आ लो। जाहिर है वो कुछ खर्चा नहीं ले सकता था। वो सब 3-4 लोग मिलके एक प्लान करे कि, और जो सब प्रॉपर्टी डीलर्स ये सब मिलके, बगैर किसी बोर्ड के परमिशन के, बगैर किसी को मालूमात के, किसी को मालूम नहीं के, जनरल मैनेजर साहब रिकॉर्ड्स हम रोजाना हम तो नहीं चेक करते थे, ऑडिटर्स थे, ऑडिटर्स को चेक करना था, ऑडिटर्स रिपोर्ट करना था। वो सब करके वो हो गया। वो आदमी जो जनरल मैनेजर था, उसने
पूरा बैंक इसका ये बोल रहा हूँ, अरे क्या दूसरा कुछ नहीं हुआ रहा हमारे साथ। वो जनरल मैनेजर 20-25 आदमियों को लोन दिया जो एग्जिस्ट नहीं है, जिसको हम कहते हैं कि बिनामी लोन्स। वो करके वो लोन उनके नाम पे रख के वो पैसे में कुछ प्रॉपर्टी परचेस, वो अपनी जाती प्रॉपर्टी, दूसरों की प्रॉपर्टी अपने जात के लिए परचेस किया, अपने वालिद के नाम पर, अपने बहनों के नाम पर, अपने बहनियों के नाम पर, अलग अलग नाम पर बिनामी अकाउंट क्रिएट करके वो परचेस। ये ना बोर्ड का परमिशन, ना बोर्ड को मामला या किसी को नहीं, जनरल मैनेजर सैंक्शन करता, पैसे रिलीज करता, पूरा फंक्शनिंग उन्हीं के हाथ में होता था। जनरल मैनेजर ही फंक्शनिंग कंप्लीट, ही इज द हेड ऑफ द ऑपरेशंस। कोई डायरेक्टर या प्रेसिडेंट हो, उसके पास डे टू डे नहीं, कुछ नहीं आता। आज भी होता है, डे टू डे कोई नहीं आता। जो अब हजारों लोन देते हैं, हजारों लोन ये करते हैं, डिसबर्स करते हैं, उसमें बोर्ड का कोई, बोर्ड की जिम्मेदारी यहाँ तक है कि आपको ऑडिट सही से कराना, ऑडिटर्स को फिक्स करना। तो वो सब हम ऑडिटर भी फिक्स किए थे, गवर्नमेंट ऑडिटर थे, 5 लोग गवर्नमेंट के ऑडिट करते थे। इनकी जिम्मेदारी है कि बोर्ड को कोई वहां गलतियां हो तो लाएं, तो बोर्ड एक्शन लेना। खैर ये किए थे। तो जब हमको ये पता लगा कि वो भी कैसा पता लगा, इनकम टैक्स रेड हुआ उनका। अभी अभी अब उसके बाद भी हम, अगर हमको भी इतना जल्दी पता भी नहीं लगता था शायद, इनकम टैक्स रेड हुआ। बाद मालूम हुआ, उसका डिटेल में किताब में लिखा हूँ। तो हम फौरन आए उसको, तो हम उसको पूरी बोर्ड बैठा। इसके बीच में जैसा कि अलेमीन में हुआ, हसद, अमान बैंक का मैं करता धरता हो गया, सब हो गया, ये जो कमजोरियां में अमानत, इसमें अलेमीन सोसाइटी के बारे में एक हमारे बोर्ड में एक किस्म का माहौल पैदा हो गया डायरेक्टर्स में। डॉक्टर साहब एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी बन गए। तो ये जनरल मैनेजर डॉक्टर साहब में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में सबको खिलाता था। वो कुछ कहते हैं तो कर देता था, वो कुछ कहते हैं तो कर देता था। डॉक्टर साहब मेडिकल कॉलेज को बगैर किसी के बोर्ड के नॉलेज से भी लोन होना है तो दे देता था। तो इस तरह से वो पूरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का वो कॉन्फिडेंस अर्न कर लिया। और ये जो है, जब ये इंकशाफ आया तो यहाँ ये लोग जप रहे थे कि किस तरह से रहमान खान के ऊपर उसी तरह से जैसा अलेमीन में हुआ कैसा करें। तो बोर्ड मीटिंग, जाहिर है कि बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ था, ये हुआ था, हमने एनर्जी बहुत बस कर दिया। मैंने कंप्लीट इनके सामने एक खुलासा रखा, क्या हुआ है, कैसा हुआ है, सब बोर्ड के सामने। अब इसको हैंडल करना है। ये बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है, इदारा नहीं है, सोसाइटी नहीं है, क्या भी चला जाता है। ये गलत मैसेज गया, बैंक के ऊपर रन हुआ तो बैंक खत्म हो जाती। इसके लिए हमें केयरफुल रहना चाहिए। हम डिस्कस कीजिए, आप मुझे 6 महीने टाइम दीजिए, मैं ये पूरा जो मसाइल हैं हम हल कर लेंगे। तो उस वक्त तक ये पता चल चुका था कि जनरल मैनेजर ने बेनामी, बिल्कुल बिल्कुल बेनामी उसको सस्पेंड कर दिए थे। हम वो मिलते ही, हम एक दिन भी हम वेट नहीं किए। जनरल मैनेजर को जिस दिन ये इंकशाफ, उसी दिन जनरल मैनेजर सस्पेंड थे। उसने एडमिट कर लिया, राइटिंग में एडमिट किया, मैं गलती किया हूँ, बोर्ड का परमिशन नहीं लिया हूँ, ये सब राइटिंग में बोर्ड से मैं सब रख के हम बोल। अभी बिनामी अकाउंट आ गए थे, लोग नहीं, हम किसके पास कलेक्ट करेंगे? वो इसके नाम पर भी नहीं है, इसके नाम पे है, कोई नॉन एग्जिस्टेंट। तो तब हम कंसल्ट करके ये किए कि ये सब जो अकाउंट्स हैं, ये जो प्रॉपर्टी इन्होंने परचेस किए थे, लीगल हैं, इलीगल, जो भी डॉक्यूमेंट्स उनके पास हैं, हमने बैंक को ले लिया। जो उनके वालिद के नाम पर, भाई के नाम पर, बहन के नाम पर ले, तो वो पूरे डॉक्यूमेंट लेके वो लोगों को जो एक्चुअल पैसा इस्तेमाल किए उनके नाम पर लोन ट्रांसफर किया। फर्ज करो एक आदमी नहीं है कोई, मैंने उसका पैसा इस्तेमाल किया है,
मगर कहीं मेरा नाम नहीं है। तो उसके पास डॉक्यूमेंट मेरे हैं, उसके पास पैसा उसके नाम पर है। तो हमने क्या किया, जिसके नाम पर डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट को अपने तहवील में ले लेकर हम उनके नाम पर कर्ज दें। वो हमारा उस वक्त का इक़दाम था जो सही हम समझते हैं, आज भी सही समझते हैं। वो तरीक़ेकार को रिजर्व बैंक अप्रूव नहीं किया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यही एक चार्ज है पूरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, दूसरा गबन का इसका कोई चार्ज नहीं। तो तुमने वैसा क्यों किया, ये एक टेक्निकल मसला है। अज़्म हौसला हो तो कौन सा ऐसा किला है जिस पर फतह का झंडा नहीं लहराया जा सकता। डॉक्टर के रहमान खान साहब के अज़्म हौसले को दुनिया ने सलाम किया। हाँ, यकीनी तौर पर जब झंडा बुलंद किया जाता है तो उसमें चंद ऐसे लोग भी होते हैं जो उस झंडे को उतारने की कोशिश करते हैं, लेकिन डॉक्टर के रहमान खान साहब ने जिस झंडे को बुलंद किया है, जिस झंडे को लहराया है, वो आज भी लहरा रहा है। यकीनी तौर पर उस पर कुछ कमज़ोरियाँ आई हैं, हवाएं कुछ कमज़ोर हुई हैं, लेकिन जज्बात में किसी तरह की कोई कमी नहीं है। इंशाअल्लाह दीगर मौज़ूआत पर दीगर सवालात के साथ एक बार फिर हम हाज़िर होंगे अपने 5वें एपिसोड में डॉक्टर के रहमान खान के साथ, जिसमें हम मुख्तलिफ़ सवालात और जो अमानत बैंक के दरअसल जो इनकी दास्तान है, जिनका तज़किरा इन्होंने बार-बार अपनी किताब में ज़िक्र किया है, और उन बातों को भी जानने की कोशिश करेंगे जिसके ताल्लुक़ से इन्होंने लिखा है कि अमानत बैंक की हकीकी दास्तान। यकीनी तौर पर ज़िंदा व जावेद वो शख्स मौजूद है जिन्होंने एक पौधा लगाया था, एक पौधा ही नहीं लगाया बल्कि उसकी सिंचाई के लिए रोज़ाना पानी डालना, पौधे को देखते रहना कि आज कितनी पत्ती आई है, अगली सुबह में ये देखते रहना कि उसमें फूल हुआ कि नहीं हुआ है। ये मुस्तकिल तौर पर जब काविशें और जब कोशिशें होती हैं तो यकीनन इंसान का दिल भर आता है और उसके लिए और तड़प पैदा होता है ताकि वो अपनी कौम के लिए, अपनी नस्लों के लिए उस चीज़ को आगे बढ़ाते रहें। तब इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में हम इस जो हकीकी दास्तान वो क्या है और वो कौन सी ऐसी रिपोर्ट है जिस रिपोर्ट की बुनियाद पर डॉक्टर के रहमान खान साहब की शख्सियत को दागदार करने की कोशिश की गई, उनके उन ख्वाब को चकनाचूर करने की कोशिश की गई जो ख्वाब इन्होंने एक ज़माने पहले अपनी जवानी के दिनों में देखा था। हम इंशाअल्लाह इस ख्वाब की ताबीर को ढूँढेंगे, तलाश करेंगे डॉक्टर के रहमान खान साहब के साथ अगले एपिसोड में।